अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प्रमुख सचिव आयुष के विशेष सहयोग से आज शुक्रवार की शाम डॉक्टर के नाम यूट्यूब चैनल पर योग के विषय में बताने के लिए हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर अमरजीत यादव। आप योग विभाग लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं। सर, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे जो ये विशेष प्रसारण किया जा रहा है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की तरफ से, उसमें हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और आज सर आप एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करने आए हैं और योगा के विभिन्न आसनों के बारे में भी आज चर्चा की जाएगी। तो सर आपका स्वागत करते हैं और सर इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सर धन्यवाद। सर सर्वप्रथम 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी लोगों को अग्रिम बधाई। और इस पूरी परिचर्चा में जो पृष्ठभूमि है उसके अंतर्गत प्रमुख सचिव मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, प्रमुख सचिव आयुष विभाग, डायरेक्टर मैम, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोहित सिंह जी और आप सभी श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग के समस्त अधिकारीगण जिनके कारण मुझे यहां पे आमंत्रित होने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का मेरे चर्चा का जो विषय है वो बहुत ही सामयिक है और जनोपयोगी है। चर्चा का शीर्षक होगा योग एवं समग्र स्वास्थ्य। योग और समग्र स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक व्यक्ति के उसके जीवन के हर एक क्षेत्र को स्पर्श करता है, प्रभावित करता है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि इस विषय पे चर्चा होगी और जो स्वास्थ्य की जो अवधारणा है या स्वास्थ्य जीवन में जो प्रकटीकरण की जो अवधारणा है उसमें योग किस तरह से उपयोगी है, इन सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे। हमारी परिचर्चा 2 हिस्सों में होगी। पहला, शुरुआत में हम समग्र स्वास्थ्य को इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे। फिर जो स्वास्थ्य के अलग अलग अंग हैं, जो मुख्य अंग हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा शरीर के अंदर एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम होता है, शरीर का स्वतः ठीक होने की जो पद्धति है उसके बारे में बात करेंगे। अगला हमारा बिंदु होगा चर्चा का इफेक्ट्स ऑफ योगा ऑन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर पे योगासन, प्राणायाम, ध्यान और षटकर्म ये किस तरह से व्यक्ति के शरीर को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति की शरीर की क्रियाविधि को किस तरह से प्रभावित करते हैं और व्यक्ति के शारीरिक संरचना को किस तरह से प्रभावित करते हैं, इन सब बिंदुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं। इसके बाद एक योगिक डाइट का चर्चा का विषय मेरा बिंदु होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए। इसके अलावा रोल ऑफ योगा इन मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज़, जो जीवन शैली जनित रोग हैं जैसे डायबिटीज हो गया, हाई बीपी हो गया, अस्थमा हो गया, मोटापा हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये लाइफ स्टाइल के 5 प्रमुख बीमारियां हैं। इनमें किस तरह से कौन सा योग करें, कौन सा प्राणायाम करें, खान पान क्या रखें जिससे हमारा स्वास्थ्य बना रहे और इन सब रोगों से बचाव भी बना रहे, और ये रोग हो जाते हैं तो इसको हम कैसे क्योर करेंगे, इन सब बिंदुओं पे मैं विचार करने वाला हूँ। इसके अलावा आइडियल लाइफ स्टाइल क्या होती है और आइडियल लाइफ स्टाइल किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है या स्वास्थ्य को किस तरह से प्रमोट करती है, इन सब बिंदुओं में मैं बात करने वाला हूँ। इसके अलावा जीवन को बेहतर बनाने के लिए और इस स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक सोच व्यक्ति को रखना जरूरी होता है। तो किस तरह से पॉजिटिव स्वास्थ्य और पॉजिटिव विचार जीवन को समृद्ध बनाते हैं, सुगंधित बनाते हैं, इस विषय पे मैं चर्चा करने वाला हूँ।
और लास्ट में इन 10 बिंदुओं को सामने रखते हुए पूरे सत्र का समापन करूंगा। तो उधर 40 मिनट की मेरी जो वार्ता होगी, इन सब सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा, और 20 मिनट डेमो वाला, प्रदर्शन वाला होगा सत्र, जिसमें ये बताना होगा कि ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए डेली कौन कौन से योगासन करें, प्राणायाम करें, और लाइफ स्टाइल की बीमारियों में कौन कौन सा आसन, प्राणायाम या ध्यान या खान पान किस तरह रखें, इन सब बिंदुओं पे चर्चा होगी। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं अपनी चर्चा। जैसा कि मैंने पहले बताया, आज की चर्चा का विषय है योग एवं समग्र स्वास्थ्य। इसमें 2 चीज़ें आ गई, योग और समग्र स्वास्थ्य। योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक ऐसा अद्भुत विज्ञान है, एक ऐसा अद्भुत विषय है जो व्यक्ति को अपने आप से जोड़ता है, उसके अस्तित्व से जोड़ता है। और योग की अलग अलग परिभाषाएं हैं, मगर महर्षि पतंजलि की परिभाषा पे हम चर्चा करें तो उसका मतलब होता है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना ही योग है। इसके अलावा योग के अलग अलग स्कूल्स हैं, जैसे आप हठ योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, लय योग है, मंत्र योग है, राज योग है, भक्ति योग है। ये ढेर सारा योग की अपनी शाखाएं हैं, योग के अलग अलग स्कूल्स हैं। तो उस गहरे विषय में नहीं जाते हैं। दूसरा एक इसके साथ शब्द जुड़ा हुआ है, समग्र स्वास्थ्य। तो समग्र स्वास्थ्य से आपको परिचित कराने की जब बात आती है, तो स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि हम शरीर, मन और आत्मा, ये जो 3 जीवन के जो पृष्ठभूमि है, इसमें हमारा कितना कोऑर्डिनेशन है। शरीर, मन और आत्मा में हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, शरीर, मन, आत्मा में हमारा पूरी सामंजस्यपूर्ण स्थिति है, तो हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, पूरी तरह से आप स्वस्थ हैं। मगर कहीं से एक बिंदु भी, योग ये कहता है, इसमें से कोई भी एक बिंदु भी मिस हो रहा है, तो फिर जो समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा है या टोटल हेल्थ की जो अवधारणा है, वहाँ पे फिर उसकी परिपूर्णता नहीं होती है। इसमें स्वास्थ्य शब्द है, जिसका इंग्लिश में हेल्थ बोलते हैं। जो हेल्थ है ये हेल्थ से बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि पवित्रतापूर्ण जीवन, और उसका हिंदी वाला शब्द जो स्वास्थ्य है, उसका मतलब होता है कि स्वस्थ होने का मतलब होता है कि हम अपने स्व में स्थित हो जाएं, अपने अस्तित्व के साथ जुड़ जाएं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक रूप से भी। तो ये 4 घटनाएं इस अद्भुत शरीर के साथ, हमारे स्वभाव के साथ, हमारे कर्म के साथ, हमारे विचार के साथ, हमारे भाव के साथ जुड़ जाती हैं। तो वहाँ पे हमारा भाव बहुत ही उच्च स्तर का हो जाता है। तो उसका प्रभाव फिर हमारे साथ साथ समाज पे, सोसाइटी पे पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा हमारे अंदर विकसित हो जाए, तो उस समय हमारे भाव का जागरण हो जाएगा, और जब भाव प्रभावित हो जाता है तो उस व्यक्ति का हर एक क्षेत्र में प्रभाव जागृत हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ भाव है वहीं पे प्रभाव है। तो एक के स्वास्थ्य की मैंने छोटी सी योग के संदर्भ में या भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में जो स्वास्थ्य की अर्थ है, इसके बारे में मैंने आपको परिचित कराया। अब स्वास्थ्य की परिभाषा के हम बारे में बात करें तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए ये कहा है कि किसी व्यक्ति विशेष में कोई अपंगता ना हो या कोई बीमारी ना हो, तो इसी को स्वास्थ्य नहीं कहते हैं, बल्कि स्वस्थ होने का मतलब ये है कि व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों का समूह जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पे समुन्नत अवस्था में रहता है, उसी को स्वास्थ्य कहा जाता है। या हम शारीरिक ढंग से, मानसिक ढंग से, सामाजिक ढंग से, आध्यात्मिक ढंग से
कल्याणजन्य स्थिति में है, वेलनेस की कंडीशन में है, तभी हम पूर्णतया स्वस्थ हैं। और बीमारी ना रहना या शरीर में कोई बीमारी न रहना या रोग मुक्त होना और स्वस्थ होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। दूसरी चीज, ये चारों चीज एक जगह जब आ जाती है, हमारे साथ एक साथ जुड़ जाती है, उसी व्यक्ति को कहा जाता है कि फला व्यक्ति या फला व्यक्तियों का समूह समग्र स्वास्थ्य को उपलब्ध है। अब मान लो ये जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसमें कोई व्याधि नहीं है, कोई अंग भंग नहीं है, तो इतने से स्वास्थ्य वाली बात बनती नहीं। यदि हम अच्छे हैं मगर हमें खूब गुस्सा आता है, लगातार तनाव में रहते हैं, कुछ पढ़ते हैं हमें याद ही नहीं होता, या निगेटिविटी के साथ हम जीवन जी रहे हैं, तो शरीर तो ठीक है मगर मानसिक ढंग से हम डिसऑर्डर्स में हैं, तो मेंटल ढंग से बीमार हैं, फिर मानसिक ढंग से बीमार हैं। इसलिए शरीर के साथ साथ मानसिक स्तर पे भी विकसित होने की जरूरत है। तीसरी मैंने बात बताई ये सामाजिक स्वास्थ्य की। हम खाली अपने स्तर पे समाज से, परिवार से केवल उनके संबंध में अपने केवल अधिकारों की बात करते हैं, अपनी उनके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में नहीं बात करते, सामाजिक उत्तरदायित्वों का हम पालन नहीं करते। उनके अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो उस दशा में भी हम फिर सामाजिक ढंग से बीमार हैं। दूसरा, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम बहुत ही अच्छे ढंग से रहते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, मगर हमारी सोच और समझ अच्छी नहीं है, या हमारा जीवन दर्शन सत्यपूर्ण नहीं है, हमारे अंदर सत्य नहीं है, अहिंसा नहीं है, अस्ति नहीं है, अपरिग्रह नहीं है, सोच नहीं है, संतोष नहीं है। मतलब देखिए, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि हमारा जीवन सत्यपूर्ण कितना है। जितना हमारे जीवन में सत्य है उतना ही आध्यात्मिक ढंग से उतने हम स्वस्थ हैं। हमारे जीवन में सत्य कम है तो हम आध्यात्मिक ढंग से कम स्वस्थ हैं। तो इस तरह से मैंने एक छोटी सी बात करी स्वास्थ्य को समझाने के लिए। अगला चर्चा का पॉइंट था डायमेंशन ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य के जो अंग हैं या स्वास्थ्य के जो आयाम हैं मुख्यतः 4 हैं, इसके अलावा भी ढेर सारे हैं मगर उस पर चर्चा नहीं करनी है। जो मुख्य अंग हैं स्वास्थ्य के, पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा सामाजिक स्वास्थ्य और चौथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि इस शरीर में 8-9 तरह के सिस्टम है। नर्वस सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, और शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं और जो शरीर का जो लिक्विड है, ब्लड है, इन सब के अंदर कोई असामान्यता नहीं है, या शरीर के किसी ऑर्गन्स में कोई बीमारी नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, या शरीर में जो ऑर्गन्स हैं उनके कामों में कोई डिसऑर्डर्स नहीं है, शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई संक्रमण नहीं है, कोई डिफिशियंसी नहीं है। तो ये जो दशाएं हैं इसके एवज में हमारे शरीर की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो प्रॉपर ढंग से चल रही है, शरीर की संरचना पे कोई उसका विपरीत असर नहीं पड़ रहा है। तो ये जो शरीर जो 5 तत्वों से बना है इसको योग में बोलते हैं स्थूल शरीर। इसमें कोई रोग नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, प्लस इस शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स का, उन अंगों का, कार्यों का दूसरे अंग के कार्यों के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, प्रॉपर समन्वय है, संतुलन है, और एक रिदमिक ढंग से इस शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं या इस शरीर का काम एक रिद्म के साथ, एक लय ताल के साथ लगातार संपन्न और संपादित हो रहा है, गतिमान हो रहा है। तो ये हो गया शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ की अवधारणा की परिपूर्णता का पृष्ठभूमि। दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ।
मेंटल हेल्थ से मतलब ये है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है या जो मेंटल फैकल्टी है वो बेहतर ढंग से डेवलप है, विकसित है। इस शरीर में सोच के लेवल पे, समझ के लेवल पे सकारात्मक पृष्ठभूमि हमारी ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है, निगेटिविटी कम है। हमारे अंदर सिंपैथी है, एम्पैथी है, मतलब सहानुभूति, परानुभूति और निर्णय लेने की बेहतर क्षमता है। और हमारे अंदर विपरीत परिस्थितियां हों, अनुकूलता और विपरीतता, अनुकूल हो चाहे विपरीत हो, उन सारी परिस्थितियों में हम अपने आप को किस तरह से सामंजस्यपूर्ण ढंग से स्थापित कर पाते हैं। मतलब अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में किस प्रकार हम सामंजस्य स्थापित करके आप चलते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं। इसके अलावा हमारी मानसिक पावर या माइंड की पावर इस तरह से है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं मुझे याद हो रहा है। हमारी सोच अच्छी है, समझ अच्छी है, जो मानवीय गुण और उसकी जो भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, दया, सहिष्णुता, ये सब सारी चीज़ें हमारे अंदर है। अच्छे और बुरे की बढ़िया परख करने के अंदर हमारे अंदर क्षमता है और निष्कलंक जीवन जीने की हमारे अंदर जिजीविषा है और सोच है। याददाश्त बढ़िया और हमारा नर्वस सिस्टम बढ़िया, मेंटल फैकल्टी अच्छी है। तो इस तरह का जो एक समुच्चय बनता है मानसिक स्तर पे या इमोशन के स्तर पे, भाव के स्तर पे, वो सारी परिस्थितियां जो 8-10 तरह के बिंदुओं पे मैंने मानसिक स्वास्थ्य के रेफरेंस से बात करी, ये सब सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो हम मानसिक ढंग से स्वस्थ हैं। अगला पॉइंट मैंने बताया था, योग का एक रेफरेंस लेते हुए मैंने मानसिक स्वास्थ्य को बताने की कोशिश करी। अगला जो पॉइंट था सामाजिक स्वास्थ्य। लोग ज़्यादातर शारीरिक स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं, उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं। मगर जीवन का एक स्वास्थ्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण कड़ी है सामाजिक स्वास्थ्य भी। देखिए, सामाजिक स्वास्थ्य को हम समझने की कोशिश करें तो इसको यूं हम आसानी से समझ सकते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए या जिस स्थान पे हम काम करते हैं या जिस स्टेट में हम रहते हैं, तो घर एक छोटी इकाई होती है, वहीं से स्टार्ट करें। हमारा अपने परिवार के सदस्यों के साथ किस तरह का संबंध है और हम अपने लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए किस तरह से एक जिम्मेवारीपूर्ण हमारी जो भूमिका है उसको हम निर्वहन करते हैं। साथ ही साथ जिस हम प्रदेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, हम समाज के लिए कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। और फिर जो भी हमारा परिवार के लिए या हमारे समाज के लिए जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है, उसके एवज में उस समाज में, उस परिवार में आपकी कर्म की, आपके विचार की, आपके पॉइंट ऑफ व्यू की कितनी रेस्पेक्ट है या उसकी वास्तविकता कितनी है, वो तय करता है कि आप या हम सामाजिक ढंग से कितने स्वस्थ हैं। आप देख लीजिए, तमाम सामाजिक दृष्टिकोण होते हैं और लोगों का समाज में आदमी जो कर्म करता है उसी हिसाब से उसकी इमेज बनती है। इसको किसी को कोड करके बताने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा काम कीजिए परिवार में, अपने समाज में, मित्रों में, तो आपकी एक अलग इमेज बनती है। और लगातार विपरीत कार्य करिए जो परिवार को पसंद नहीं है या समाज को पसंद नहीं है, आपके मित्रों को, सगे संबंधियों को पसंद नहीं है, तो आपकी एक अलग तरह की इमेज बनती है। तो सामाजिक ढंग से स्वस्थ होने का एक सबसे बेसिक
बेस या फार्मूला या पृष्ठभूमि आधार ये है कि आपका अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ, अपने समाज के साथ, या जहाँ पे आपका कार्यस्थल है, जहाँ आप काम करते हैं, उनसे आपके संबंध कैसे हैं, वही चीज़ें तय करती है कि हम या आप कितना सामाजिक ढंग से स्वस्थ हैं। अगला था आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि हम अपने अंदर जो वास्तविक मानवीय गुण हैं, जो वास्तविक मानवीय गुण हैं, उसको धारण करने की कोशिश करें, उसको अपनाने की कोशिश करें। हालांकि जो मनुष्य जीवन है या मनुष्य का जो निर्माण है वो हमेशा उसको आध्यात्मिक ढंग से बेहतर होने के लिए ही प्रेरित करता है। और आध्यात्मिकता एक जीवन की महत्वपूर्ण कड़ी है। तो अब ये समझना होगा कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या होता है। अभी तक हम लोग जानते थे कि ये शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक और मानसिक और सामाजिक। आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है? तो आध्यात्मिक ढंग से स्वस्थ होने का मतलब ये है कि हमारे या आपके जीवन में अहिंसा का गुण कितना है, दया की भावना कितना है, सिंपैथी कितना है और एम्पैथी कितना है, संवेदना का स्तर क्या लेवल, किस लेवल का है, और परानुभूति जिसको दूसरे आदमी को पहचानने की जो शक्ति है वो आपके पास कितनी है, प्लस सारे मानवीय गुणों का, नैतिकता का स्तर हमारे अंदर कितना है। शुरू मैंने बताया कि हमारे जीवन में सत्य का स्तर कितना है, सत्यपूर्ण हमारा आचरण कितना है, सत्यपूर्ण हमारा कर्म कितना है, सत्यपूर्ण हमारा धर्म कितना है, सत्यपूर्ण हमारी सोच कितनी है, सत्यपूर्ण निर्णय लेने की हमारी क्षमता कितनी है। ये सब सारी चीजें एक साथ आने लग जाए, बाकी धीरे धीरे इन सब गुणों के कारण हमारे फिर चित्त की शुद्धि होने लगती है और मन पे कंट्रोल होने लगता है। और धीरे धीरे हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमें यहाँ करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ, जीवन के साथ जुड़ने लगे और हमें अपने आप का आभास होने लगे और हम अपने अस्तित्व के साथ जुड़ने लगे। बोलते हैं ना, आत्मा ये परमात्मा का अंश है, तो है ना आपके अंदर आत्मा, और परमात्मा विराट है, विशाल है। ये जो आत्मा है इसका संबंध परमात्मा से होने लगे। मगर ये जो मैंने मानवीय गुणों की जो प्रैक्टिस बताई, वो प्रैक्टिस के बाद ही ये सब चीज़ें होने लगेगी और आप और हम या कोई भी अपने आप को समझने लगे, अपने आप को जानने लगे, अपने कर्म के बारे में जानने लगे, इस जीवन के उद्देश्य के बारे में जानने लगे और प्लस उस प्रकार का आचरण करने लगे। तो फिर कहा जाता है कि फला व्यक्ति आध्यात्मिक ढंग से स्वस्थ है। तो एक आध्यात्मिक स्वास्थ्य का एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उससे मैंने आपको परिचित कराया। अगला मैंने पॉइंट दिया था सेल्फ हीलिंग सिस्टम। देखिए, स्वास्थ्य को मैंने बता दिया, मगर ये शरीर अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। ये जो मानव का शरीर है, योग में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे ग्रेट क्रिएशन है। व्यक्ति का शरीर विश्व का बहुत ही अद्भुत संरचना है। इस शरीर के अंदर स्वतः ठीक होने की शक्ति होती है। तो जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं जीवन में, इसलिए इस शरीर के अंदर जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम है उसके रहस्य को जानना जरूरी होता है। वो रहस्य, जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम का जो रहस्य है शरीर के अंदर, वो अच्छे ढंग से काम तब कर पाएगा जब जिन चीज़ों से हमारा शरीर बना हुआ है वो सारे पांचों तत्व, हवा, पानी, अग्नि, आकाश, भूमि, मिट्टी, इन सब तत्वों का या एलिमेंट्स का हमारे शरीर में प्रॉपर बैलेंस बना रहे।
तो इस शरीर के अंदर जो स्वतः ठीक होने की जो शक्ति है वो हमेशा बढ़ती रहती है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप प्रकृति के संसर्ग में रहिए। जैसे अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व की कमी होने लगे शरीर में तो शरीर खुद उसको अलार्म करने लगता है, उसको सचेत करने लगता है। तो उसके लिए सूर्य की किरणों में उनका संसर्ग करना आवश्यक होता है, उसका एक अपना तरीका है। योग में तो सूर्य नमस्कार है, फिर सूर्य किरण चिकित्सा नाम से तमाम टेक्निक्स हैं, उसको आप अपना सकते हैं। जल तत्व की कमी होने लगे तो उसको आप मेंटेन करने की कोशिश करिए। वायु तत्व की कमी होने लगे तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करिए। तो जितने भी पंच तत्व हैं हमारे शरीर में प्रॉपर ढंग से इनका संतुलन और इनकी मात्रा बनी रहेगी तो जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम के साथ एक जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसकी फंक्शनिंग बढ़िया बनी रहेगी। और फिर शरीर एक चिकित्सक की तरह कार्य करता है। आप दैनिक जीवन में देखते हो तमाम तरह की वातावरण में कोई परिवर्तन हो गया या कोई ऐसी घटना हो गई या आपसे अनजाने कोई ऐसी घटना हो गई तो शरीर उसका प्रतिकार करके उसको मैनेज करके अपने आप को बीमार होने से बचा लेता है। जिस प्रकार से सामने मेरे घड़ी रखी हुई है, ये जो घड़ी है इसी से तो दिन भर हम लोग कंट्रोल होते हैं। अभी 4 बजे ये होना है, सुबह ये करना है, दोपहर में करना है, ये करना है, ऐसे तो होता है। उसी तरह से आपके शरीर में भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैविक घड़ी है, जो आपके शरीर की फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। उससे आपका सेल्फ हीलिंग सिस्टम अच्छा बना रहेगा। इसलिए जितना जीवन प्राकृतिक रहेगा, प्रकृति के संसर्ग में रहेगा या जिस तत्वों से शरीर बना हुआ है उसके संसर्ग में रहेगा, उसके सेवन के साथ जीवन जिएंगे तो शरीर के अंदर जो एक जैविक घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो बेहतर बनी रहेगी और शरीर का सेल्फ हीलिंग सिस्टम बेहतर बना रहेगा। आप देख लो परिवार में कुछ लोग हैं जो लगातार बीमार रहते हैं, कुछ लोग नहीं बीमार रहते हैं। सेल्फ हीलिंग सिस्टम स्ट्रांग होता है, उसी बेस पे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आपके शरीर के अंदर सेल्फ हीलिंग सिस्टम अच्छा है तो आपको बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इनका कम होगा संक्रमण, इनका विपरीत प्रभाव के शरीर पे कम दिखाई देगा। और ये सेल्फ हीलिंग सिस्टम मिट्टी, पानी और हवा, इससे बढ़िया ना कोई दवा, इस कॉन्सेप्ट के साथ आज जीवन जियोगे तो स्वाभाविक ढंग से शरीर के अंदर जो एक चिकित्सक है या शरीर जो चिकित्सक के रूप में रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, भूमिका निभाता है, वो भूमिका इस शरीर की बेहतर बनी रहेगी। इसके बाद अगला पॉइंट मैंने बताया था इफेक्ट्स ऑफ योग ऑन ह्यूमन बॉडी। जो आसन है या प्राणायाम है या ध्यान है या षटकर्म है या जो योगिक आहार है उसका शरीर पे किस तरह का प्रभाव है उसके बारे में अभी बात करेंगे। पहला मैंने पॉइंट दिया था आसन, योगासन। देखिए आप नियमित योगासनों का योग में वर्णित नियमों का पालन करते हुए आप करते हैं तो योगासनों का बहुत ही बेहतर आपके शरीर पे प्रभाव है। मगर आसनों से पहले की जो नियमावली वो करना जरूरी होता है और आसन जब आप परफॉर्म कर रहे हैं उस समय नियमावली का पालन करना जरूरी होता है। और आपने आसन कर लिया उसके बाद की जो नियमावली है उसका पालन करना जरूरी होता है। आसन पे डायरेक्ट नहीं आया जा सकता, पहले मन को और तन को समझाइए कि मुझे ये आसन करना है या इस प्रक्रिया के साथ गुजरना है। फिर आप खाली पेट आसनों का अभ्यास करिए। ऐसे स्थान पे आप करिए जो खुले हवादार स्थान हो, स्वच्छ वातावरण हो और अपने मन को जो आप काम करने जा रहे हैं, योगासन करने जा रहे हैं, तो आप उसमें अपने आप को स्थिर करिए। उधर खान पान आप बढ़िया करिए। योग में 3 तरह की आहार होता है, सात्विक, रासिक और तामसिक। तो सात्विक आहार लेना शुरू करिए। यदि आप तामसिक या राजसिक आहार ले रहे हैं तो सात्विकता के साथ आइए, फिर आप आसन करेंगे। तो आसनों के अभ्यास से शरीर में या शरीर की कम कैलोरी खर्च करके हम ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। आसनों के अभ्यास से तमाम तरह की रिसर्च है वो दर्शाती है कि
शरीर का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बेहतर ढंग से एक्टिवेट होता है, शरीर में रक्त का संचार का जो संतुलन है वो बेहतर होने लगता है। इसके अलावा आसनों के प्रभाव से जो शरीर के अंदर जो मसल्स है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री या कार्डियक मसल्स, टिश्यूज, इनकी जो एक्टिविटीज़ है, इनकी जो फंक्शनिंग है वो बेहतर होने लगती है, इसका लचीलापन बेहतर ढंग से होने लगता है। आसनों के अभ्यास से जो भी यूरिनरी सिस्टम है या शरीर से त्याज्य पदार्थ को, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने वाला जो तंत्र है शरीर के अंदर, आप आसनों का नियम से अभ्यास करते हैं तो शरीर से जो विजातीय तत्व हैं या शरीर के लिए जो अनावश्यक तत्व हैं उनको बाहर निकालने में आसन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। आसनों के अभ्यास से तमाम तरह के एडवांस ग्रुप के आसन है, स्टैंडिंग ग्रुप के आसन है, बैकवर्ड बेंडिंग के आसन है, जिनके अभ्यास करने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बेहतर स्टिमुलेशन होता है और ये अपने काम को बेहतर रिदमिक ढंग से करने लगते हैं, जो शरीर को इसका बहुत ही बड़ा और अच्छा प्रभाव पड़ता है। आसनों के अभ्यास से लंग्स की कैपेसिटी, उसकी कार्य क्षमता, उसके काम में रिद्म पैदा होता है। आसनों के अभ्यास से जो जॉइंट्स हैं, शरीर के अंदर जो संधियां हैं या जॉइंट्स हैं, उनकी कार्यविधि अच्छी होने की संभावना होती है। दूसरा है कि योग के साथ, आसनों के साथ रिसर्च ये है कि जो लगातार योगाभ्यास करते हैं उनके शरीर में जो फॉरेन मैटर का डिपोजिशन है, यहाँ फॉरेन मैटर का मतलब ये है कि शरीर के अंदर ऐसे तत्व जो शरीर में डिपॉजिट होते हैं और शरीर को नुकसान करते हैं, उनका निष्कासन टाइम टू टाइम होने लगता है। जो लोग आसनों का प्रभाव देखे गए हैं अलग अलग रिसर्च में, तो ये प्रक्रिया अच्छे ढंग से, व्यापक ढंग से शरीर के अंदर हो सकती है। इसके अलावा आसन के माध्यम से जो रक्त शुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर होते देखा गया है। आसन का अभ्यास आप करोगे तो शरीर के जो सेंस ऑर्गन है इनकी भी फंक्शनिंग को अच्छा होते हुए देखा गया। इस तरह की तमाम तरह की साइंटिफिक इफेक्ट्स हैं। दूसरा, आसनों के प्रभाव से बहुत ही बड़े लेवल पे ग्लैंडुलर इफेक्ट पड़ता है। उससे आपके शारीरिक जो कार्य हैं उनको नियंत्रित करने में बहुत ही प्रभावी ढंग से मदद मिलती है, सहायता मिलती है। इसके अलावा अगला पॉइंट मैंने दिया था प्राणायाम। जो भी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भ्रस्तिका, शीतली, शीतकारी, तो जो प्राणायाम का अभ्यास है, एक आजकल कपालभाति चला है, वो प्राणायाम नहीं, बेसिकली वो षटकर्म है, मगर आजकल प्राणायाम के रूप में ही लोग उसको प्रचारित कर रहे हैं। तो इन सब का आप अभ्यास करोगे तो लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी है वो बढ़ती है और शरीर के अंदर एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर के लिए या हमारे अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन का होना अत्यंत आवश्यक है। ऑक्सीजन के अभाव में शरीर में तमाम तरह के इन्फेक्शन होते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में ऑक्सीजन का प्रतिशत कम हो जाए तो लगातार और बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन होने लगते हैं। शरीर के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाए तो खाना देरी से पचेगा या अच्छे से नहीं पचेगा। शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाए तो ब्रेन अच्छे से नहीं काम करेगा। शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाए तो लंग्स और उससे संबंधित जितने ऑर्गन्स है वो अच्छे ढंग से काम नहीं करेंगे। तो ऋषि मुनियों के द्वारा ये जो प्राणायाम वाली जो तकनीक है, जो पद्धति है, जो टेक्निक्स है, जो विधि है, प्रविधि है, प्रोसेस है, इसका हम अभ्यास करें तो हम अपने शरीर में प्रॉपर ढंग से ऑक्सीजन का जो संवहन है, सर्कुलेशन है या उसका प्रतिशत, उसको बनाए रख सकते हैं। उसके एवज में जो ऑक्सीजन की शरीर के अंदर जो उपस्थिति का जो मैंने लाभ बताया वो लगातार व्यक्ति को मिलता रहेगा विदाउट मेडिसिन। तो इस तरह से ये प्राणायाम ऑक्सीजन के लेवल पे उसकी फंक्शनिंग को बढ़ा के, शरीर की फंक्शनिंग को बढ़ा के स्वास्थ्य को मेंटेन करने में मदद करता है। इसके अलावा एक षटकर्म वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। योग में शरीर शुद्धि का ये साधन है
नवली, धौती, नेति, त्राटक, कुंजल, तमाम तरह की चीज़ें हैं जिससे इस शरीर की शुद्धि की जाती है। जैसे आजकल जलनेति का काफ़ी प्रचलन है। जैसे गुनगुने पानी में हल्का सा नमक डाल देते हैं और फिर स्वर का परीक्षण कर लेते हैं और फिर हम वो प्रोसेस करते हैं। ये बहुत ही अद्भुत एक साधन है। इससे आप ना समझो कि नज़ल कैविटी तक ही इसका प्रभाव पड़ रहा है, जबकि ये पूरे मस्तिष्क का उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है और इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो जलनेति का भी करने का एक तरीका है, उसको लोग अभ्यास करें। इधर मैं एक और चीज़ जोड़ दूं कि प्राणायाम या आसन जितना जरूरी है उतना ही करें, आवश्यकता से ज़्यादा ना करें। अपनी शरीर की क्षमता देख लें, अपने शरीर की रोग का स्थिति देख लें, तब आप किसी योग विशेषज्ञ के माध्यम से योगासन का चुनाव करें, प्राणायाम का चुनाव करें और उसका अभ्यास करें। और षटकर्मों का अभ्यास तो आप जब आप योगासन और प्राणायाम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आहार शुद्धि पे ध्यान दीजिए, विचार शुद्धि पे ध्यान दीजिए, तन शुद्धि पे ध्यान दीजिए। उसके लिए फिर षटकर्म है, उसके बाद फिर आसनों में आते हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा थेरेप्यूटिक और स्पिरिचुअल लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान भी बहुत ही बड़े स्तर पे व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को विकसित करता है। ध्यान की अवस्था में जो ब्रेन वेव्स अल्फा है या डेल्टा है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या इसकी फ्रीक्वेंसी में संतुलन आता है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति फिर विचार और मन के स्तर पे कंट्रोल में आता है। दूसरी तरफ आजकल तनाव का समय है, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो, सभी लोग अपने अपने लेवल का तनाव लेके घूम रहे हैं। एक ये बाहर का तनाव और एक अंदर का तनाव। तो ध्यान एक ऐसा माध्यम है, इसका हम अभ्यास करते हैं तो जो तनाव पैदा करने वाले जो शरीर में हार्मोन्स निकलते हैं, एडिनलिन और कार्टिसोन, इस तरह ग्रुप के जो हार्मोन्स निकलते हैं, उनको ध्यान का अभ्यास करके हम कम कर सकते हैं। और ये दोनों या और तरह के हार्मोन्स है, ये शरीर में तनाव या स्ट्रेस पैदा करने के कारक बनते हैं, फैक्टर्स बनते हैं। तो ध्यान आप करोगे तो सेरोटोनिन, डोपामाइन, इस तरह से आनंद देने वाले, खुशी देने वाले, प्रसन्नता प्रदान करने वाले हार्मोन्स की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। और ये जो तनाव देने वाले हार्मोन जो मैंने जो बताया, उनका प्रतिशत कम होने लगता है। इससे फिर व्यक्ति को स्ट्रेस से छुटकारा मिलता है। एक इस तरह की घटना यदि किसी व्यक्ति के जीवन में हो रही है, तनाव फिर ध्यान के माध्यम से उसको रिमूव कर रहा है अपने जीवन से, तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये जो समय है, ये तनाव का युग है और तनाव के अपने अलग अलग कारण हैं। उसमें जो ध्यान की जो साधना है या मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस है, एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, अपनी भूमिका प्ले करती है, जो स्वास्थ्य जागरण का एक बेहतरीन साधन है। अगला मैंने बताया कि जो लाइफ स्टाइल के जो डिजीज हैं, ढेर सारे लाइफ स्टाइल के डिजीज हैं जो जीवन शैली जनित रोग हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम वर्षों तक गफलत भरी जिंदगी जीते हैं, कृत्रिम जीवन जीते हैं, तो तमाम तरह के जो रोग होते हैं उनको जीवन शैली जनित रोग बोला जाता है। उससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो इसमें 5 बीमारियां मैंने लिया है और अभी हमारे विद्यार्थी डॉक्टर ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो मधुमेह में कौन कौन से कंप्लीट योग का पैकेज है उसका डेमो करके दिखाएंगे। उसमें कुछ आसन है, कुछ प्राणायाम है और उससे पहले कुछ योगिक सूक्ष्म व्यायाम है। उसके बाद हाई बीपी, उच्च रक्तचाप में कौन कौन सा योगासन प्राणायाम करना है उसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा मोटापा में, अस्थमा में और तनाव में कौन कौन सा योग करने की जरूरत होती है जिससे हेल्थ का प्रमोशन हो। इन सब सारी चीज़ों को करें। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह आए। सर्वप्रथम हम करेंगे डायबिटीज़ के लिए
डायबिटीज़ के लिए सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास में सर्वप्रथम हम करेंगे कटी चालन। कटी चालन के अभ्यास करिए। सर्वप्रथम अपने पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाएं। दूरी इतनी हो जितना आपका कंधा चौड़ा है। दोनों हाथों को बराबर अपने वक्ष स्थल की ऊंचाई पर उठाते हुए धीरे धीरे श्वास को भीतर करिए। श्वास को धीरे से बाहर निकालते हुए दाईं तरफ इस प्रकार से घूमिए कि आपका बायां हाथ दाएं कंधे को स्पर्श करे। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। चूंकि चालन क्रियाओं का अभ्यास मंद गति से किया जाता है, ये आपकी शरीर को चलायमान करते हैं। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए सामने की तरफ आएं। इस प्रक्रिया को बाईं तरफ से दोहराएं। बाईं तरफ इस प्रकार से जाएं कि आपका दायां हाथ बाएं कंधे को स्पर्श करे। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। धीरे धीरे श्वास को लेते हुए वापस आ जाएं। अपने दोनों हाथों को नीचे ले आएं। इसके बाद हम करेंगे आसन का अभ्यास। डायबिटीज में पाद हस्तासन के भी अच्छे लाभ देखे गए हैं, क्योंकि जब हम पाद मिस होता है, पैर हस्त आपका हाथों को खिंचाव डालना, पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए हाथों को ऊपर उठाते हुए यथासंभव पीछे जाएं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ आते हुए हथेलियों को भूमि पर स्पर्श करें। माथे को घुटने से लगाएं। 5 से 10 सेकंड रुके रहें। ये भी आसन पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, जिसे डायबिटीज में लाभकारी है। धीरे धीरे हाथ को ऊपर से लाते हुए बगल से अपने हाथों को नीचे ले आएं। तो एक चालन क्रिया और एक खड़े होने वाले आसन। इसके बाद हम बताएंगे बैठ के करने वाले आसन। तो आप पहले कागासन में बैठ जाइए। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए दंडासन में जाएं। दोनों पैरों को बगल से मोड़ते हुए वज्रासन में आएं। याद रखें कि आपके अंगूठे मिले हुए हों और एड़ियां खुली हुई हों। हम करेंगे अभ्यास मंडूकासन का। मंडूकासन भी डायबिटीज में उपयोगी है। अपने अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी को बनाते हुए नाभि क्षेत्र के पास अपने हाथ को लगाएं। धीरे धीरे श्वास को भीतर करें। यथासंभव नीचे जाते हुए अपनी दृष्टि को सामने की तरफ रखें। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका पिछला हिस्सा, आपका नितंब आपकी एड़ियों को छूता रहे। पेट पर जो खिंचाव पड़ रहा है, अग्न्याशय पर जो खिंचाव पड़ रहा है, उसको महसूस करें। अजय अब अर्धमत्स्येंद्र आसन परफॉर्म करके दिखाइए। इसके बाद हम करेंगे अर्धमत्स्येंद्र आसन। बाएं पैर को मोड़ लें। दाएं एड़ी को बाएं घुटने के समीप लाते हुए बाएं हाथ को आगे से अंगूठे को पकड़ें। दायां हाथ पीछे लाते हुए घूम जाए दाईं तरफ, दृष्टि पीछे की तरफ। धीरे धीरे वापस आते हुए इस प्रक्रिया को दूसरे पैर से भी दोहराएं। अर्धमत्स्येंद्र आसन का भी डायबिटीज में अच्छा लाभ देखा जाता है। आ जाएं वापस। इसके बाद डायबिटीज के लिए उपयोगी प्राणायाम का प्रदर्शन किया जा रहा है। किसी भी सुखदायक स्थिति में बैठ जाएं। परमासन लगा लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें। अंगूठे को दाईं नासिका द्वार पे, बीच की उंगलियों को भ्रू मध्य पर, आखिरी की उंगलियों को बाईं नासिका द्वार पर। बाईं नासिका द्वार से धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाएं। दाएं से बाहर ले आएं।
दाएं नासिका द्वार से श्वास को भीतर ले जाएं, बाएं नासिका द्वार से श्वास को बाहर ले आएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल चलता है इसमें, और आपका ध्यान आपकी श्वास पर केंद्रित हो। तो ये थे डायबिटीज के लिए चालन क्रियाएं, आसन और प्राणायाम। अगला क्रम है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। उसके लिए आसन और प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या है वो सुखदायक स्थिति में बैठ जाएं। सुखासन, पालथी मार के बैठना ही सुखासन कहलाता है। आंखों को बंद रखें और कुछ क्षण इस अवस्था में ऐसे बने रहें। रोजाना 2 से 3 मिनट इसका अभ्यास करें। चूंकि सुखासन आपको सुखपूर्वक स्थिति में ले जाता है, इसलिए ये उच्च रक्तचाप में लाभदायक है। इसके अलावा आप भद्रासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों को अंदर की तरफ ले जाएं, मेरुदंड को सीधा रखते हुए, अपनी गर्दन को सामने की तरफ रखते हुए आंखें बंद रखें और पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर लगाएं। भद्रासन आपको स्थिरता प्रदान करता है। आपके हृदय संबंधी समस्याओं में ये लाभदायक है। इसका भी अभ्यास 2 से 3 मिनट तक आप कर सकते हैं। वापस आते हुए हम करेंगे अभ्यास सशक आसन का। आगे से घुटने में दूरी बनाते हुए, हथेलियों को सामने की तरफ रखते हुए, हाथों का विस्तार देते हुए, श्वास को निकालते हुए अपनी टुड्डी को भूमि पर लगाएं। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका पिछला हिस्सा ना उठे। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें, उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाएं। चूंकि रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की तरफ बहुत तेजी से होता है, इसलिए यह मानसिक शांति प्रदान करता है। प्राणायाम का अभ्यास किया इसके जा बाद रहा है उच्च रक्तचाप मैनेजमेंट के लिए। उच्च रक्तचाप के लिए प्राणायाम में किसी भी सुखदायक स्थिति में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए शीतकालीन प्राणायाम का अभ्यास करें। अपने जुबान को अपने तालू पर लगाते हुए, अपने मुंह को खोलते हुए पूरा दांत, पूरा जबड़ा दिखाई दे। श्वास को भीतर करें मुंह से और नाक से बाहर निकाल दें। इसका अभ्यास 5 से 10 बार ग्रीष्म काल में करते रहने से शीतलता प्रदान होती है और उच्च रक्तचाप में अच्छा लाभ मिलता है। तो ये थे उच्च रक्तचाप के आसन और प्राणायाम। समय का अभाव है, समय इसके बाद उसका ध्यान रखें। अगला अभ्यास होगा मोटापा नियंत्रण के लिए आसन और प्राणायाम। मोटापा नियंत्रण के लिए आसनों में वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लाते हुए हम करेंगे पहले योग मुद्रासन। श्वास को भीतर करें, श्वास को निकालते हुए माथे को नीचे लगाएं। पेट पर खिंचाव पड़ने से उदर की मांसपेशियां संकुचित होती हैं, इससे इसका अच्छा लाभ मिलता है। पैरों को सीधा करते हुए हम कर सकते हैं जानुशिरासन। दाएं पैर को दाएं तरफ लाते हुए बाएं पैर को मोड़ें। दोनों हाथ को बगल से उठाते हुए श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं, इतना जाएं कि आपका दायां गाल घुटने को स्पर्श करे। श्वास को भीतर करते हुए वापस आ जाएं। मोटापे के लिए जानुशीर्षासन का अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा पेट के बल करने वाले आसन भी हम कर सकते हैं, जिसमें है धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़ते हुए श्वास को भीतर करते हुए यथासंभव उठते जाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। एक आसन पीठ के बल करने वाले, उत्तान पादासन।
दोनों पैरों को मिलाते हुए एक साथ 30 डिग्री पर उठाएं। प्राणायाम, धीरे-धीरे वापस। प्राणायामों का अभ्यास किया जाएगा। मोटापे की समस्या में अगर आपका बीपी सामान्य है तो आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति क्रिया का अभ्यास ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए, आंखें बंद करते हुए श्वास को बाहर की तरफ निकालें। तीस बार करें। 30 आवृत्ति का एक चक्र होता है। 3 से 5 चक्र इसका अभ्यास करें तो मोटापे में इसका अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम प्रदर्शन देखने जा रहे हैं। दमा में कौन कौन से आसन और प्राणायाम लाभदायक हैं। दमा के लिए हम कर सकते हैं उत्तान मंडूक आसन। आगे से घुटने में दूरी बनाते हुए, भुजाओं को बगल से उठाते हुए, हथेलियों को क्रमशः दाईं तरफ से दाएं कंधे पर और बाएं कंधे पर लगाएं। श्वास प्रश्वास को सामान्य रखें। फेफड़े की कार्य क्षमता में विस्तार होता है और दमा में इसका अच्छा लाभ मिलता है। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसके अलावा हम कर सकते हैं अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। अपने घुटने पर खड़े हो जाएं। अपने हाथों को इस प्रकार से नितंबों पे लगाएं कि हथेलियां नीचे की तरफ हो। कमर को आगे ढकेलें, धड़ को पीछे। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसी का पूर्ण रूप उष्ट्रासन। इसमें दाएं हाथ को दाएं एड़ी पर लगाएं, बाएं हाथ को बाएं एड़ी पर लगाएं, कमर को आगे ढकेलें, गर्दन पीछे की तरफ। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे वापस आते हुए अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। चूंकि दमा में हम प्राणायाम का अभ्यास बहुत धीमी गति से करते हैं, इसलिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का भी इसमें अभ्यास कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास इस डिजीज में कर सकते हैं। धन्यवाद ब्रिजेन जी। इस प्रकार आज की जो वार्ता का जो प्रमुख शीर्षक था योग एवं समग्र स्वास्थ्य, इसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम प्रतिदिन आसनों का, प्राणायामों का, ध्यान का, यौगिक आहार का समावेश अपने जीवन में करें और एक योग्य योग प्रशिक्षक के माध्यम से ये सब सारा चीज़ों का प्रशिक्षण लें और अपने जीवन में अपनाएं, जिससे हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ढंग से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समुन्नत होते जाएंगे, उन्नतशील होते जाएंगे। और यदि जीवन शैली जनित बीमारियां भी होती हैं तो जो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग पैकेज है योग में, उन सब का आप अभ्यास करें तो बहुत ही बेहतर ढंग से हम अपने स्वास्थ्य को, अपनी समृद्धि को अपने जीवन में उद्घाटित कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।